नमस्कार, मैं रानी जून केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुरादनगर से। तो आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जान लेते हैं। ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी। इनका देहांत सन 1963 में हुआ था। इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें से कुछ है तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी, पाली आदि। और भाषाओं के ज्ञान के आधार पर ही इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। धर्म 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपनाया, तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कोश, सबसे पहले कोश के बारे में जानते हैं। शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश और तिब्बती हिंदी कोश। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। उपन्यास सिंह सेनापति और जय योद्धेय। यात्रावृत्त लंका तिब्बत यात्रा और ईरान और रूस में 25 मास। कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा। तो यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान बहुत ही अद्वितीय है और इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से हमने कुछ के बारे में भी पढ़ा है। ल्हासा की ओर ये मानचित्र दिखाया गया है। इसमें ल्हासा की स्थिति दिखाई गई है। ये नेपाल की सीमा लगती है इससे। जो आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये ल्हासा है। यहाँ पर कुछ ग्रंथ भी दिखाए गए हैं, कुछ पुस्तकें हैं जो कि ल्हासा तिब्बत की विशेषताएं दिखा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पाठ ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन की रचना तिब्बत की यात्रा से लिया गया है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, जिसका रास्ता अति दुर्गम होने के कारण लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अति दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर पहुँचना अत्यधिक कठिन हो। यह पाठ यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। यात्रा वृत्तांत होता है यात्रा पर आधारित लेख। जैसे हम कहीं यात्रा करने जाते हैं और उस आने के बाद जो भी हमें याद होता है, अपनी स्मृति के आधार पर जो लेख लिखते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसी तरह से राहुल जी गए थे ल्हासा, तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण राहुल जी को यह यात्रा भिखमंगे के छद्म में करनी पड़ी थी, क्योंकि भारतीयों को परमिशन नहीं थी जाने की। इसी वजह से छिपकर उन्होंने भिखारी के वेश में यह यात्रा की थी। नेपाल से तिब्बत जाने का पुराना रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। नेपाल से तिब्बत जाने के लिए जो रास्ता था, एक तो वहाँ से व्यापार होता था, दूसरा सैनिक रास्ता भी था। सैनिक भी वहाँ से आते जाते थे। वहाँ जगह जगह फौजी चौकियाँ थी और चीनी पलटन किसी समय वहाँ रहा करती थी। चीनी पलटन का मतलब होता है चीनी सेना। वहाँ जगह जगह पर फौजी चौकियाँ भी थी, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी पहले चीनी पलटन रहा करती थी। तिब्बत यात्रा के दौरान उन्हें कठिनाइयाँ मिलने के साथ साथ कुछ सुखद अनुभव भी मिले। जैसे उस समय का तिब्बती समाज विकसित था, वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तिब्बत जाते हुए, लेकिन उनको कुछ अच्छे अनुभव भी हुए। जैसे कि उन्होंने देखा कि वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। जाति पाति और छुआछूत का कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं होता था।
अब देखिए, दूसरी बार यात्रा के समय लेखक के साथ मंगोल भिक्षु सुमति भी था। पहली बार जब लेखक गए तो अकेले गए थे, भिखारी के भेष में गए थे। दूसरी बार जब गए तो अपने एक मित्र के साथ, जिसका नाम था सुमति। इस बार वे भद्र वेश में थे। भद्र का मतलब होता है सज्जन, सज्जन वेश में थे, क्योंकि वे शाम के समय पहुँचे थे। उस समय छंग पीने के कारण लोग होशो हवास में नहीं रहते थे। छंग एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है बच्चों। उसको पीने के बाद होशो हवास में नहीं रहते थे वहाँ के लोग। इस कारण तिब्बतवासी सही निर्णय नहीं ले पाए और उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण डांडा तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह थी। एक जगह थी तिब्बत में जिसका नाम था डांडा, अत्यधिक ऊंचाई पर थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई थी, इसीलिए वो अत्यधिक खतरनाक थी। डाकुओं का वहाँ पर आतंक था, सभी लोग वहाँ पर डाकुओं से डरते थे। जान मान का खतरा था, क्योंकि डाकू उनसे माल जो भी उनके पास होता था वो लूट लेते थे और उनको मार देते थे। कानून व्यवस्था न होने के कारण कोई भी हथियार रखने की खुली छूट थी, क्योंकि कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। इतनी अधिक ऊंचाई पर कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंचता था और जो डाकू थे उनसे सामान लूट लेते, उनको मार देते। कोई भी वहां पर कानून नहीं था और वो खुलेआम हथियार भी रखते थे। डांडे से लंकोर जाने के लिए उन्होंने 2 घोड़े लिए थे। डांडे के सर्वोच्च स्थान पर देवता का मंदिर था। डांडे जैसे कि बताया है 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था और सबसे ऊंचाई पर एक मंदिर था एक देवता का, जिसे पत्थरों, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया गया था। वहाँ से उतराई करते हुए घोड़े के धीमा चलने के कारण लेखक रास्ता भटक गया और देर से पहुँचा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे उतरने का समय हुआ तो शाम होने लग गई और घोड़ा अपना रास्ता भटक गया, बड़ा धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए लेखक को पहुँचते पहुँचते देर हो गई। अगले दिन वे तिंगरी समाधि गिरी पहाड़ी पर जा पहुँचे, जहाँ सुमति के बहुत यजमान थे। यजमान का मतलब होता है आवभगत करने वाले, उनका सम्मान करने वाले, जो उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। भरिया ने मिल पाने के कारण उन्हें 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ा। भरिया का मतलब होता है बच्चों भार ढोने वाला। ना तो उनको कोई भार ढोने वाला कोई वाहन मिला, ना ही कोई पशु मिला जिसकी पीठ पर भार वो लाद सके और चल सके। भरिया नहीं मिला, इसी वजह से उन्हें 10-11 बजे की तेज़ धूप में भी उनको चलना पड़ा। और तिब्बत में धूप कड़ी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, जिससे मोटे कपड़े से सिर ढककर कुछ हद तक बचा जा सकता था, क्योंकि अत्यधिक धूप की वजह से सिर को कवर कर लेते थे मोटे कपड़े से, ताकि धूप से बचाव हो सके। अब देखिए यहाँ से, उसके बाद वे शेखर विहार की ओर चल पड़े। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में विभाजित है, जिसकी रेख देख मठों के हाथों में है। छोटे बड़े अनेक प्रकार के जागीरदार होते हैं वहाँ, उनके हाथों में ही विभाजित है और उनकी देखरेख जो है मठों के हाथों में है। मठ होते हैं, बौद्ध धर्म के मठ होते हैं और वही उनकी देखरेख करते हैं। जागीरदार खेती खुद कराता है, मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है, जिसका सम्मान सभी किसी राजा की तरह करते हैं। जैसे कि मजदूर उनको मिल जाते हैं, ज़्यादा उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते और जमींदार खुद उनसे खेती करवाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए किसी भी बौद्ध भिक्षु को भेजा जाता है और उसका बड़ा आदर सम्मान होता है। उसका सम्मान ऐसे ही होता है जैसा कि एक राजा का होता है। लेखक और सुमति शेखर विहार में एक भद्र पुरुष नमसे से मिले। जैसे कि आपको बताया है कि लेखक और सुमति दूसरी बार तिब्बत यात्रा पर दोनों साथ गए थे। वहाँ पर उन्हें एक भद्र पुरुष का मतलब होता है सज्जन पुरुष से मुलाकात होती है, जिसका नाम है नमसे। वहाँ एक अच्छा मंदिर था
जिसमें 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी। हस्तलिखित पोथियाँ होता है बच्चों हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, हाथ से लिखी हुई बड़ी बड़ी पुस्तकें रखी हुई थी जो मोटे कागज़ पर लिखी हुई थी, और ये 15-15 सेर से कम नहीं थी। इनका वजन बहुत अधिक था। एक पुस्तक का वजन लगभग 15-15 सेर मतलब 15 किलो के आसपास था। लेखक ने अपना आसन वहीं लगाया और उनका अध्ययन करने में तल्लीन हो गए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लेखक को पढ़ने का अधिक शौक था और उन्होंने अपना वहीं पर बैठने की जगह बनाई और पढ़ने में लीन हो गए। इस कार्य में 2-3 दिन का समय लगेगा, ऐसा सोचा लेखक ने, और उन्होंने सुमति को तिंगरी गांव जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, मुझे ये सारी पढ़नी है। इसीलिए उनको लगा कि 2-3 दिन का समय तो इनमें लग ही जाएगा। उन्होंने सुमति को वापस भेज दिया। तत्पश्चात का मतलब है उसके बाद अपना अपना सामान पीठ पर उठाकर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई ली और वापस चल पड़े। शब्द संपदा देख लीजिए, जो भी कठिन शब्दार्थ आए हैं। डांडा मतलब के ऊंची जमीन। यजमान जिसके घर अतिथि ठहरा हो। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा। कंडे गोबर के बने उपले। ये कुछ और शब्दार्थ है, ये देखिए। डांडा ऊंची जमीन। थोंगला, एक शब्द आया था थोंगला, जिसका अर्थ होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे, भीटे होता है टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, ऐसा स्थान ऊंचा जो कि सामान्य जमीन से ऊंचा उठा हो और टीले की तरह दिखता हो। कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले। थुक्पा, थुक्पा होता है एक खाद्य पदार्थ होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेग की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा, गंडा अभी हमने पढ़ा था, गंडा होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। भरिया, भरिया है भारवाहक मतलब के भार ढोने वाला। दोनिक कस्तो, यह होता है स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंटेस के उपन्यास डॉन क्विक्विजोट का नायक। भाषा शैली देख लेते हैं राहुल जी की। राहुल जी की भाषा शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने विषय और भाव के अनुसार भाषा को संवारा है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी मिल जाती है, जिसकी वजह से भाषा की रोचकता अधिक बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर है उर्दू, तिब्बती शब्दों का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया है, अच्छे से प्रयोग किया है। शैली वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है वर्णन के आधार पर। जैसे कि उन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है, उन्होंने तिब्बत की यात्रा की लहासा की ओर, तो लहासा की यात्रा करने के बाद इन्होंने जो भी इनको अपने अनुभव हुए उसके आधार पर इन्होंने लेख लिखा और ये वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।